हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन हमारे लिए आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ये जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, इफेक्ट्स ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इनके रिगार्डिंग आंसर्स कैसे लिखे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप भी अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो हमने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, राइट। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, एंड उस पर्टिकुलर चैनल पे जाके आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हो, एंड साथ ही साथ हमारी जो टीम होगी आपके उन आंसर्स को इवेलुएट करेगी, और जो बेस्ट कॉपी होगी वो आपको वहां पे शेयर भी कर दी जाएगी। मैं आपको अगर एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, जैसे ये पिछले लेक्चर्स की एक स्टूडेंट की आपको कॉपी देखने को मिल जाएगी। जैसे इन्होंने काफी अच्छा आंसर लिखा है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी टीम ने यहाँ पर उनको जो भी रिव्यूज वगैरह थे वो अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अगर आप भी इसी तरह से अपने आंसर्स लिखकर सबमिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए, अपने एंड पे आंसर्स लिखिए, एंड देखिए क्या आपके आंसर में कमियां थी या क्या आपने उस पर्टिकुलर आंसर के अंदर कुछ गलतियां करी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन था, दैट सेज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैव नॉट बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कमेंट। क्या कह रहा है यहां पे? यहां कह रहा है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं उसने सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट नहीं किया। इस पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखो, पहली बात तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको पहली बात तो इसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक कीवर्ड हुआ, एंड प्लस आपके डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट किया वो दूसरा एक चीज हुई। पर अगर मैं इसके सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो काफी बच्चे ना इसके सब पार्ट्स को शायद मिस कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक स्टेटमेंट दे रखी है कि बेनिफिट्स जो हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के वो सब तक नहीं पहुंचे, एंड वो इसी को प्रूव करने के अंदर या इसी के फेवर में एग्जांपल्स देते रहते हैं। देखो, बिल्कुल वो चीज करनी है, बट वो आंसर का आपका एक हिस्सा रहेगा। आपको इसका एक काउंटर व्यू भी अपने आंसर के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए, जहां पर, क्योंकि आपसे बोला ना कमेंट कीजिए इस मुद्दे के ऊपर, तो यहां पर जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली एक एंगल आपको यह देना पड़ेगा कि हां, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ उसका बेनिफिट सब तक नहीं पहुंचा, बट ऑन द अदर हैंड आपको कुछ काउंटर एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है उसने यहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंपैक्ट किया है। पहली बात तो ये, तो दो सब पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। पहला एस्पेक्ट कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसने बेनिफिट नहीं किया, एंड यहां पे सेकंड एस्पेक्ट जहां पे हम इसका अपोजिट व्यू यहां पे बताएंगे। अब कई बार पता क्या होता है, जब हम बात करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, तो यहां पर अगर आप जितना होलिस्टिकली सोचने की कोशिश करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन है सेक्शन ऑफ सोसाइटी? एक आपके बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा अर्बन वर्सेस रूरल का, ठीक है। हो सकता है वहां पर कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिले। एक देखने को मिलेगा रिच और पुअर का। हो सकता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बेनिफिट सिर्फ रिच को मिले हों, या सिर्फ पुअर को मिले हों, या उनको कुछ भी ना मिला हो। ऐसे ही मेल फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में आप सोच सकते हो। आप सोच सकते हो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इनके कॉन्टेक्स्ट में सोचा जा सकता है। आप नॉर्थ साउथ डिवाइड सोच सकते हो, अगर आपको यहां पे वैलिड लगता है। आई एम जस्ट गिविंग अ फ्रेमवर्क कि सोचना कैसे है यहां पे, अंडरस्टूड। और अगर आपके दिमाग में कुछ एक फ्रेमवर्क यहां पे क्लियर है तो आपके फटाफट करके पॉइंट्स यहां पे निकलते रहेंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है, अगर हमने अच्छे से कंटेंट नहीं पढ़ा होता ना तो ऐसे क्वेश्चन में डायमेंशंस रेट करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो डायमेंशंस आपको इकोनॉमी के जो सिलेबस है वहां से आपके अलग अलग एंगल्स बनते चलेंगे। क्लियर? थोड़ा समझते हैं कि कैसे इसका फिर आंसर लिख सकते हैं। देखो, जब मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तो आप लोग जानते हैं कि 1991 के अंदर जो हमें एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिले, यानी कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट। लिबरलाइजेशन के माध्यम से किस तरह से हमने जो लाइसेंस राज वाली चीज थी
उसको हमने अबॉलिश किया, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को हमने यहाँ पे प्रमोशन किया प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, प्लस जो हमारे पीएसयूज थे उनका धीरे धीरे करके वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता रहा। एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि हम दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमने एक तरह से इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस वहां पे इंक्रीज करी है, ट्रेड इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला डेफिनेटली। तो ये एक्चुअल में किसके रिस्पॉन्स में आया था, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये रिफॉर्म्स लेकर आए। एंड ये जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स थे ये आपके स्टेबलाइजेशन प्लस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। आप पूछेंगे किस तरह से, स्टेबलाइजेशन प्लस स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या है? देखो, जब भी हम ना कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं तो कुछ एक ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जिनका जो इंपैक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वेरस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमें इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जब 1991 के अंदर बीओपी क्राइसिस आया तो कुछ स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो थे जो उन्होंने उस समय की जो खराब सिचुएशन थी या जो एक तरह से पैनिक सिचुएशन आ चुकी थी उस पैनिक को कंट्रोल करने में मदद करी। जैसे उस समय हमने रूपी को अपने डीवैल्यू किया, ठीक है, तो वो क्या था, एक तरह से स्टेबलाइजेशन जिसका इफेक्ट हमें उसी समय या बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिला ताकि वो सिचुएशन को हम एक तरह से ठीक कर पाए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि एक ओवर आर्चिंग रिफॉर्म्स की बात करी जाती है उसका लॉन्ग टर्म के ऊपर। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स एक्चुअल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, हमारी इकोनॉमी के उन्होंने स्ट्रक्चर को ही एक तरह से बदल दिया। तो यहां से ना आप एक अच्छी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो किस तरह से 1991 के रिफॉर्म्स ने यहां पर हमारे एक इकोनॉमिक्स को समझने का या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक तरह से उसके मूलभूत ढांचे को ही उसमें बदलाव लाया गया। तो ये एक अच्छी इंट्रोडक्शन आपके केस में यहां पे हो सकती है, ठीक है। अब हमारा जो मेजर फोकस होगा वो कोर डिमांड को ही आंसर करने के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से आपको ये चीज देखने को मिलती है। आपको जो मैं बात कर रहा था रिच पुअर की, अर्बन रूरल की, वहां से ही जेंडर की बात कर सकते हैं, तो वहां से कुछ कुछ पॉइंट निकलते आने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने, अगर आपको गिनी कोफिशिएंट की जानकारी है जहां पर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है, तो हमें पिछले कुछ सालों में हमें नोटिस करने को मिलता है कि एक्चुअल में भारत देश के अंदर इनइक्वालिटी बड़ी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं बात करता हूं ना टॉप 1% की, तो टॉप 1% लोगों के पास ना देश का जो 40% से ज्यादा वेल्थ उनके पास देखने को मिलती है। टॉप 10% की बात करूं तो लगभग ये नंबर आपका अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास पहुंच जाता है। ये मैं वेल्थ की बात कर रहा हूं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप जानते होंगे, राइट? तो एक्चुअल में ना अगर मैं बात करूं तो हमें नोटिस करने को यह मिलता है कि 1991 के बाद लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है 7%, 8% इस तरह से हमने ग्रो किया है। पर जो अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क था वो बढ़ता ही जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये इनकम इनइक्वालिटी हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सेक्टर इंबैलेंस, मैंने आपको बताया था ना, सोचने का तरीका और क्या हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को देखो हालांकि एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं तो हम 1991 के बाद से ही हम नेट एक्सपोर्टर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पर फिर भी अगर आप जरा कंपैरिजन करो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को, तो लगभग वो 4% के आसपास है ऑन एन एवरेज, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो आपको एक मैसिव बूस्ट देखने को मिलता है सर्विसेज के अंदर। चाहे आप आईटी सर्विसेज की बात कर लो, बीपीओ सर्विसेज की बात कर लो, ये सर्विस सेक्टर में मैसिव बूम आज के समय हमें देखने को, बहुत सारे स्टार्टअप जो आ रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ये सारे क्या है, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जो ग्रोथ है ना, वहां पर ग्रोथ में भी वेरिएशन है। सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर थोड़ा डेटा को अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का भी समझो, तो लगभग 45% जनसंख्या की अगर मैं बात करूं, जो 45% लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। पर उनका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर है वो लगभग 17% के आसपास है। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें आपके सर्विस सेक्टर के साथ, तो सिचुएशन काफी उल्टी हो जाती है, ठीक है। लगभग 30% के आसपास लोग हैं, एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे गिवन है, बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में 50% के आसपास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या है? दिस शोज अ काइंड ऑफ अ
कि यहां पे जो बेनिफिट्स थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो सेक्टर इम्बैलेंस हो गया। इसके अलावा आपका रूरल अर्बन डिवाइड में आपको जैसे कह रहा था, ये जो भी आपके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फायदा हुआ है, ज्यादातर फायदा इसके बड़े बड़े जो आपकी सिटीज होती हैं वहां पर ज्यादा फायदा देखने को मिला। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, ये सब जो शहर थे यहां पर खूब डेवलपमेंट हुआ, खूब डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिली। उस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का बेनिफिट यहां पे आया, बहुत सारी कंपनीज ने यहां पे सेटअप किया, पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शायद उतना बेनिफिट नहीं हो पाया। तो व्हाट आर दीज एग्जांपल्स? ऑल दीज एग्जांपल्स शो कि किस तरह से जो बेनिफिट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। प्लस अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो जैसे आपका सर्विस सेक्टर हो गया, उसने यहां पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं जैसे हमारा टेक्सटाइल वगैरह हो गया, जिस तरह के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे, वहां पर ऑटोमेशन आने की वजह से नुकसान भी हुआ है। वहां पर बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं जो जॉब्स हमें हम जाती हुई देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनल की, तो आप नोटिस करोगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ना, जैसे अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। आपकी कुछ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें बंगाल की, आपकी बात करें उड़ीसा की, आपके छत्तीसगढ़ की बात करें, ये रीजन में उतना बेनिफिट यहां पे हमें नहीं देखने को मिला, या इवन बिहार की आप बात कर सकते हो। पर जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया, इनके अंदर खूब हमें नंबर्स देखने को मिले, गुजरात के अंदर बहुत मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। तो क्लियरली दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज a kind of disparity, that the benefits of economic liberalization have not been uniformly distributed across all the section of society. Is this clear? But as I told you, ये कहानी का सिर्फ एक एंगल है, हमें यहां पर दूसरे एंगल को भी साथ में पिक करना पड़ेगा। What is the other angle? Other angle is कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के जो बेनिफिट्स थे वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले हैं। अब उसको कैसे प्रूव करेंगे सर? सोचो कैसे प्रूव करेंगे, सोचो ना, बताओ। देखो जैसे मैं बात करता हूं, क्या आप लोगों ने जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर्स देखे हैं? इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, नो डाउट अबाउट इट। और साथ ही साथ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही सब चीजें तो है। एक्चुअली में आपको एग्जांपल, जैसे अगर हम बात कर रहे थे अभी विप्रो की बात कर रहे थे, टीसीएस, इन्फोसिस, ये इस तरह के जो भी नए नए और कंपनीज आ रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, क्या कर रहे हैं? वो रोजगार दे रहे हैं सर। रोजगार देने से क्या हुआ? रोजगार वो हर किसी को मिल रहा है, उसमें एक गरीब इंसान को भी मिल रहा है, मिडिल क्लास को भी मिल रहा है। तो क्या वो उनकी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो रही है? नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। एंड अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो मैंने आपको नंबर्स भी बताए थे कि किस तरह 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हम लोग क्या कर पाए हैं, पॉवर्टी लाइन से, जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताता है, उससे हम बाहर निकाल पाए। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। पहले क्या था, जीडीपी ग्रोथ रेट ही उतनी अच्छी नहीं होती थी, अब हम वो चीज कर पाए हैं। और क्या बेनिफिट्स हैं? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करो ना, स्पेशली मैं यहाँ पे खासकर मैं नाम लेना चाहूंगा नितिन गडकरी जी का, उनके अध्यक्षता के अंदर बहुत अच्छे खासे लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है। लगभग हमने 35-37 किलोमीटर एक दिन के अंदर हमने सड़कों बनाई है। तो दैट इज देयर। और उससे पहले भी ये काम चल रहा है, पहले भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बेनिफिट्स हमारे लोगों तक पहुंचे, घर घर तक वो बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, ग्रामीण लोगों को भी वहां पे मदद मिल रही है, कंज्यूमर्स की चॉइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आप कुछ भी आप खरीद सकते हो, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ पे हैं। तो एक्चुअल में आप नोटिस करोगे ना, आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं अलग अलग तरह की, वो सबको मिल रही है। बेसिकली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ साथ लिंकेज आपके प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के साथ भी है। प्राइवेट सेक्टर ग्रो करा है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी तो आई हैं। पहले क्या होता था, पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे आपके पास, चाहे कोई भी चीज हो गया, आपको कंज्यूमर स्पेंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, आपको एजुकेशन हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो अब जो नए नए प्राइवेट हमारे पास ऑप्शंस आए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी है इस चीज के अंदर। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने यहाँ पे हमें बेनिफिट भी किया है। जैसे नीति आयोग इंक्लूसिविटी की बात करता है, राइट, इंक्लूसिव इंडेक्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी ये जो चीज में मदद करी है। बाकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को यहाँ पे मदद हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों एंगल्स को यहाँ पे मेंशन करते हुए अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हो कि कैसे यहाँ पे हमें इन सभी चीजों से अच्छी खासी मदद होती हुई देखने को मिल जाती है, राइट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिटेल चाहिए था, बट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। कई बार हमें बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे नहीं पता होता,
बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक अच्छा आंसर लिखने के अंदर, हम यहां पे वो डिस्कस करेंगे। यहां पर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ऑन रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, व्हाट ऑब्स्टेकल्स impede इट्स लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन। देखो अगर आपको टीसीएस यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का नहीं पता तो आप शायद ये आंसर नहीं लिख पाओगे, बट ठीक है अगर नहीं पता, आप सोच रहे हो इसको रेलवे सेफ्टी के साथ लिंक किया जा रहा है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कवच, दरअसल में कवच को ही ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सेफ्टी मैकेनिज्म बोला जाता है। और ये अपने आप में क्या है, व्हाट इज कवच? कवच है टीसीएस, राइट, डेफिनेटली ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ही है। और एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, यहां पर इसके माध्यम से हो क्या रहा है, हम कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करने की या उनको कम करने की कोशिश करते हैं। उनके जो कोलिजन्स की हम यहाँ पे बात होती है उसको हम यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं कि एक ही ट्रैक के ऊपर दो रेलगाड़ियां आ चुकी हैं। अब यहां पर जब भी वो सामने सामने आएंगी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वहां पे ब्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से वो गाड़ियां अपने आप रुक जाएं ताकि उनके बीच में ये कोलिजन ना हो। तो वही आपका कवच यहां पे कहलाता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको ये ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी भी इसको बोला जाता है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ना कवच सिस्टम की, ये दरअसल में आपको इंडिजीनियस सिस्टम देखने को मिल जाता है। सही बात है, हमने खुद ही इस पर्टिकुलर आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। पर क्वेश्चन पता क्या आता है, इशू पता क्या है, यहां पे सबसे बड़ा इशू ये है कि यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत स्लो हमें देखने को मिली है। अगर अभी आप कॉन्टेक्स्ट की बात करो एज ऑन डेट, तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 1500 किलोमीटर तक का ही रेलवे ट्रैक हम यहां पे कवर कर पाए हैं यूजिंग कवच। और आपने अगर पिछले 1-2 साल में घटनाएं देखी होंगी, हालांकि कुछ एक घटनाएं ऐसी थी जहां पर कवच भी काम ना आता, पर कई सारी घटनाएं में हमें देखने को मिला कि रेलवे घटनाएं इसलिए भी हो रही हैं और बाद में फिर आ रहा है कि मुद्दा ये आ रहा है कि वहां पे कवच सिस्टम इंप्लीमेंटेड नहीं था। तो हमें तो बहुत बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ पे कवच को अच्छे से तेजी से इंप्लीमेंट करने के अंदर। तो ये एक मेजर कंसर्न है, एंड जो क्वेश्चन है ना वो इसी को पूछता है। पहले अगर हम बात करें कि कैसे ये बेनिफिट कर सकता है, तो बेनिफिट आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बात करें रेलवे सेफ्टी के साथ, तो सेफ्टी के अंदर मदद करेगा हमारी। जैसे मान लेते हैं कि सिग्नल पासिंग कई बार हो जाती है, कई बार मान लो गाड़ी ने रेड सिग्नल को पास कर दिया, उस केस में ये चीज अपने आप वहां पे काम करके रोक लेगी। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगी, रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपकी मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन होता रहेगा ताकि कोई भी इश्यू आए तो उसको हम यहाँ पे कर पाए, एंड कोलिजन को अवॉइड करेगा, एंड अकॉर्डिंगली ऑपरेशन सेफ्टी है। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ना, वही सारे पॉइंटर्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि रेलवे सेफ्टी में ये कैसे मदद करेगा। अब इसका जो दूसरा वाला एंगल है कि भाई क्या ऐसे इश्यूज हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट एक्चुअली इंपीड इट्स लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन, बहुत बड़े लेवल, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हम एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए हैं। क्या लगता है इसका क्या कारण होगा? देखो कुछ एक कारण है, जब भी किसी चीज को आप इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, उसके कुछ एक कारण जो हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि फंड्स उतने ना हो, हालांकि जो बजट अभी है गया है इसमें फंड्स दिए हैं, पर फिर भी उन फंड का यूटिलाइजेशन थोड़ा स्लो हो रहा है। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेस में चाहिए होता है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पे उनको नहीं प्रोवाइड करी गई। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर काफी सारे आपको टेक्निकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, अपने आप में काफी ज्यादा पुराना है। उस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कवच को इंटीग्रेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन की इश्यूज। बाकी मैंने जैसे बताया ना, फंडिंग वाला तो मुद्दा है ही है, आपके मैन पावर नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें ये कवच की फंक्शनैलिटी को, जैसे अगर आपको उन एरियाज में करना, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर करना है, या फिर कुछ ऐसे रीजन्स के ऊपर जहां पर आपका टेरेन आपके माउंटेनियस रीजन है, या फिर वहां पे मॉनसून बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है, तो उन एरियाज के अंदर ना कवच को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग डेफिनेटली बन जाता है। क्लियर? तो ये सारे एस्पेक्ट्स को यूज करते हुए आप अकॉर्डिंगली बता सकते हो कि कवच का क्या रोल है, प्लस साथ ही साथ किस तरह के यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर सकते हो।
एंड अकॉर्डिंगली इसका जो कंक्लूजन यही बनेगा कि यहां पर हमें सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि कवच का जो सिस्टम है वो तेजी से हम इसको इंप्लीमेंट करें डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर। आप कुछ एक एग्जांपल्स भी दे सकते हो जो पिछले 1 साल में जहां पे रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसके पीछे कारण कवच ना होना रहा है, तो दोज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज एग्जांपल्स एंड दे विल एक्ट एज very good value addition in your particular answers. I hope that is clear to everyone. Right. Coming to question number 3. Question number 3 says the success of a startup depends on its ability to scale and sustain growth. Analyze this statement focusing on the factors that contribute to the scalability and sustainability of startups in India. अब पहली बात तो आप लोगों को क्या ये दोनों वर्ड्स स्केलेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, क्या इन दोनों वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर है? व्हाट डू मीन बाय स्केल? स्केल का मतलब होता है जब किसी चीज को आप बड़े लेवल के ऊपर लेके जाते हो ना, उसको बोला जाता है स्केलेबिलिटी। मान लेते हैं जैसे आप ये एक लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि मैं अगर ये लेक्चर 5 लोगों को पढ़ा रहा हूं तो उनकी ऐप के ऊपर बहुत बढ़िया चल जाएगा, पर अगर मान लो ये वाला ही लेक्चर अगर 1 लाख लोगों को देखना हो तो कई बार ऐप वहां पे क्रैश कर जाती है। देखा होगा आप लोगों ने। इस चीज को बोलते हैं स्केलेबिलिटी इशू, कि जब आप उस चीज को बड़े लेवल के ऊपर लेके जाते हो ना तो कई बार बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं। छोटे एरिया के ऊपर, छोटे ग्रुप के ऊपर उस चीज को इंप्लीमेंट करना आसान होता है, पर एक बड़े लेवल के ऊपर जब दिक्कत आती है ना, उसको बोलते हैं कि स्केलेबिलिटी उस पर्टिकुलर स्टार्टअप की नहीं है, उस कंपनी की नहीं है, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो दैट इज नोन एज स्केल। स्केल मतलब एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जाना। और जब बात होती है सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग तो आप जानते हो, कल भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था कि क्या वो आगे प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, क्या उसके रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है या नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी इस कॉन्टेक्स्ट में उस सेंस में देखी जाएगी। हालांकि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, वहां सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये था कि आप अपनी खुद की डेवलपमेंट तो कर रहे हो, बट इंश्योर ये करना होता है कि जो फ्यूचर जनरेशंस होती हैं उनको आप कहीं ना कहीं हार्म नहीं कर रहे। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के केस में वैसे डिफाइन की जाती है, यहां पर स्टार्टअप के केस में डिफाइन की जाएगी कि क्या आपके पास कॉन्स्टेंटली आपका रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लस एट द सेम टाइम आप बाकी और जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे आपका विड्डा हो गया, आपका पैट हो गया, राइट, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया, इस तरह की चीजें क्या आप मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। चलो पहले तो देखो क्वेश्चन तो चलो समझ आ गया। क्या पहले एक छोटा सा ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या आप लोगों को यह पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टार्टअप इन इंडिया? कि आखिर किसको हम स्टार्टअप बोलते हैं भारत के अंदर? कौन है स्टार्टअप? कुछ तो बात होगी। क्या ओला एक स्टार्टअप है? क्या फिजिक्स वाला एक स्टार्टअप है? क्या उबर भी एक स्टार्टअप है? या जोमेटो एक स्टार्टअप है? डिफाइन करना मुश्किल है ना। कोई बोलेगा नहीं सर ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हो गई हैं, इनको कैसे स्टार्टअप कह सकते हो आप? एक्चुअली इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? स्टार्टअप देखो, हम एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिसको रजिस्टर किए हुए 10 साल से कम समय हुआ होता है, लेस देन 10 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। पहली बात, ये सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके ये चीज होगी, ऐसा नहीं है। पहली चीज क्या है कि उसको शुरू हुए, उस कंपनी को शुरू हुए 10 साल से कम समय होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जितने भी साल ये काम करी है तो उसका जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। किसी भी साल के अंदर, सभी सालों का अगर हम देखें ना, किसी भी साल का अगर हम उठा के देख लें तो उसका हर साल जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 100 करोड़। इसके आपके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो आपके इंडिया में ही होना चाहिए, मतलब इंडिया में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए वो स्टार्टअप। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, उनके द्वारा, उस कंपनी के द्वारा, उस एंटिटी के द्वारा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट या कुछ इनोवेशन वाला काम यहां पे किया होना चाहिए। अगर कोई एंटिटी, अगर कोई कंपनी इन चारों कंडीशंस को फॉलो कर देती है, उस केस में हम क्या कह सकते हैं? उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक स्टार्टअप है। बात समझ आई? अगर मैं बात करूं दोस्तों दुनिया भर की, तो दुनिया में ना यूएसए और चाइना, इसके बाद इंडिया ना तीसरे नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स की संख्या के अंदर भारत तीसरे नंबर पर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिया में, बिल्कुल। इसके साथ ही साथ एक टर्म आप लोगों ने यूनिकॉर्न भी सुना होगा। बेसिकली जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन एक्सीड कर जाती है उसको हम यूनिकॉर्न बोल देते हैं। इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स आज के समय देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं आजकल स्टार्टअप्स की, तो आपको बड़ा ही एक्साइटिंग देखने को मिलेगा कि आज के समय ना लगभग 1 लाख
20,000 स्टार्टअप्स भारत में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इस नंबर को कंपेयर करूं आज से 10 साल पहले यानी कि 2014 के आसपास, तो उस समय आपको ये नंबर ऑफ स्टार्टअप्स 1,000 से भी कम देखने को मिलते थे। एंड आज ये नंबर 1,20,000 को 1,20,000 को क्रॉस कर चुका है एज पर DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से इतना नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं भारत के अंदर। क्लियरली दिखाता है कि कितना बड़ा स्टार्टअप मार्केट है। तो यहां से कुछ एक पॉइंटर्स आप यूज करते हुए आप अपने अच्छे इंट्रोडक्शन को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि आप मेंशन कर सकते हो इंडिया की मार्केट किस तरह से ग्रो कर रही है एंड स्टार्टअप्स किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। फिर हमें आना होगा अपने बॉडी के ऊपर। बॉडी के अंदर हम क्या बता सकते हैं कि किस तरह से सक्सेस फैक्टर्स स्टार्टअप्स के क्या होते हैं। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पे आप बिना एग्जांपल के मत लिखना। मैंने यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं। इसका कारण यही है कि मैं चाहता था कि आप इन एग्जांपल्स को यूज करो। कोई भी एग्जांपल, अगर आपको कोई स्टार्टअप अच्छा होने का एग्जांपल है, प्लीज उसका जिक्र कीजिए। अगर कोई स्टार्टअप फेल होने का एग्जांपल है, आप उसको भी यहाँ पे अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने शार्क टैंक या इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे जहां पर इनके एग्जांपल्स बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सारे एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड एंड अडेप्टेबिलिटी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्चुअली ना स्टार्टअप के केस में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं PMF। PMF होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो होता पता क्या है, लेट्स से एक मैं स्टार्टअप की अगर बात करूं या कोई भी कंपनी की बात करूं, मान लो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब हो सकता है देखो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया है, और हो सकता है ऐसा कि प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट भी ही ना करता हो। पर यह भी तो इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या दरअसल में मार्केट को उस चीज की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, क्या एक्चुअल में उस कॉस्ट के अंदर वो चीज सही है या नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने एक प्रोडक्ट बना तो दिया, पर वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बहुत अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाए, जबकि जो मार्केट है वहां की या जो लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है या डिस्पोजेबल इनकम है वो अपने आप में बहुत कम है। उस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया था पर मार्केट ही उसके लिए यहां पे सही नहीं थी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो जब भी कभी कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको देखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स एंड साथ ही साथ डिजायरेबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, डिजायरेबिलिटी मतलब कि एक तरह से क्या मार्केट को वो चीज चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी बात, क्या वो चीज लेने के अंदर आपके जो ग्राहक हैं क्या वो सक्षम है भी या नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हमारी चीजें नहीं होंगी तो वो स्टार्टअप जो है वो सस्टेन फिर नहीं कर पाएंगे। जोमेटो का यहाँ पे एग्जांपल आपने देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के समय के ऊपर ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस उन्होंने स्टार्ट कर दी। आजकल जेप्टो आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट की आप बात कर सकते हो, कैसे उन्होंने प्रॉपर चीजें एक्वायर करी, एक्विजिशंस हो गया, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स है। पेटीएम का आप एग्जांपल देख सकते हो। हालांकि पेटीएम थोड़ा खराब चीजों की वजह से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि काफी शेयर्स उसके नीचे आ गए हैं, बट एनीवेज तो पॉइंट यही है ना कि अप्रोच जो होनी चाहिए ना वो कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, आजकल के जमाने के अंदर जो बोलते हैं ना कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग, वही यहाँ पे बात हमें देखने को मिलती है। तो सस्टेनेबिलिटी एंड आपका जो था आपका स्केलेबिलिटी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज के लिए? इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर वो आपका फंडिंग ही है। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक के बाद का एक साल देखें, 2021 के आसपास का देखें, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स थे उनको बहुत आराम से फंडिंग मिली, बहुत आराम से फंडिंग मिली। तो खूब मतलब उस समय एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। पर धीरे धीरे यहां पे हमें देखने को मिलता है कि एक तरह से हमें फंडिंग विंटर आती हुई देखने को मिलती है। आप पूछेंगे ये क्या मीनिंग होता है फंडिंग विंटर का? फंडिंग विंटर एक ऐसी सिचुएशन को डिनोट करता है जहां पर पैसा रेज करना एक स्टार्टअप के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर फंडिंग का एक्सेस नहीं है तो उस केस में आपकी स्केलेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट अ कंपनी कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड वो नए कस्टमर्स को एक्वायर करता रहे, प्लस एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर करना चाहें या बाकी नए टैलेंट को हायर करना हो, एक्सपैंड करना हो, पैसा तो लगेगा। तो फंडिंग का एक्सेस होना अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी
क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट है या नहीं है। जैसे गवर्नमेंट भी यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लेकर आई है, जिसके माध्यम से कुछ टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं। मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग हो गया, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हमें देखने को मिल जाती है, और इंक्यूबेटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो गया। तो ये सब चीजें, जैसे स्विगी ने बहुत सारी आपके साथ पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब एग्जांपल्स अगर आपके आंसर में होंगे, दे विल कंट्रीब्यूट कि किस तरह से आप कहीं ना कहीं इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्टार्टअप को और बेहतर बनाने के लिए। एंड आपका जो मुद्दा था विद रिगार्ड्स टू कि कैसे स्टार्टअप ज्यादा सस्टेनेबल रह पाएंगे, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीजें बता सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेट्स टू डिस्कस द बैरियर्स हिंडरिंग द एडवांसमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, आउटलाइन रीसेंट गवर्नमेंटल स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंटेड टू मिटिगेट दीज बैरियर्स। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सिलेबस में से पिक किया गया है, और ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है यूपीएससी। सबसे बढ़िया आप यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन, आई डोंट थिंक इसमें आपको ना डिमांड समझने में कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक बात हो रही है कि बैरियर्स कौन कौन से हैं जो कि कहीं ना कहीं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने में रोक रहे हैं, रुकावट की तरह काम कर रहे हैं। एंड दूसरा पार्ट आपका बन जाएगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के आपको नाम बताने पड़ेंगे, उनका क्या क्या रोल है वो बताना पड़ेगा। तो दो पार्ट्स बहुत आराम से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में ना आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से भारत की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इट एक्सपेंड्स टू मोर देन 7500 किलोमीटर्स। बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ ही साथ हमारे यहां देश के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, एंड 200 से भी ज्यादा हमें माइनर पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब पोर्ट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कौन सी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनको हम मेजर पोर्ट्स बोल देते हैं, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनको हम यहाँ पे माइनर पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि पोर्ट्स का रोल तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारी जो कोस्ट लाइन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी। अब हमें याद आना है कि क्या क्या बैरियर्स यहाँ पे इसको ना, बैरियर्स क्या कौन से हैं जो कि इस चीज को रोक रहे हैं आपके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के एडवांसमेंट के लिए। मुझे एक चीज बताओ, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा इशू क्या है। सबसे बड़ा इशू तो है कि हमें यह देखने को मिलता है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत बहुत सारी जमीन। अब जमीन कहीं हवा से तो आएगी नहीं, उस लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी। अब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस अपने आप में कई बार बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, बहुत ही डिलेड हो जाता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, आपस में डिस्कशंस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, फिर कई बार वो कोर्ट कचहरी का मुद्दा बन जाता है। और जब वो कोर्ट कचहरी का मुद्दा बनता है तो कई बार एक्सेसिव डिलेज की वजह से हमारा टाइम रन तो होता ही है, प्लस कॉस्ट भी ओवर रन हो जाती है, तो प्रोजेक्ट फिर वो धरा का धरा रह जाता है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कई सालों तक ना रुके रहते हैं, स्टॉल्ड रहते हैं। इसके अलावा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो यहां पर जो टैट होता है, टैट क्या है हमारा, टर्न अराउंड टाइम, कि कितने टाइम के अंदर हमारा जो जहाज आया, कितनी जल्दी हमने गुड्स को अनलोड किया, फिर किसी गुड्स को रीलोड करना था एंड अकॉर्डिंगली वो वापस चला गया, उस चीज को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो वो ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे यहां पे ना एक इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज किया था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली क्या है, हमारे यहां पे ना रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि हमने थोड़ा कम करने की कोशिश करी है, एक जंजाल सा बन गया है रेगुलेटरी की चीजों का। उस चक्कर में एक बिजनेसमैन का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो ये एक होना, मल्टीपल एंटिटीज का यहाँ पे इन्वॉल्व होना, वो एक चीज होगी। जैसे इंपोर्ट लाइसेंस मिलना, आपके बाकी और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। बाकी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं। कई बार यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर चीज का एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है, नेगेटिवली इंपैक्ट उस चीज को करता है। कई बार लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनको डिस्प्लेसमेंट उनकी हो जाती है और वो फिर नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। बाकी ऑयल स्पिल्स की वजह से लोकल इकोलॉजी को नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं बैरियर्स हैं जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से बनाने के अंदर रुकावट की काम करते हैं। पर यहां पर ना कुछ एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सागरमाला प्रोजेक्ट, आप लोगों ने ना पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। दरअसल में जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसी को यहां पे हम बोलते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट। तो इसके माध्यम से किस तरह से हम यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट। हमारे पास प्रोजेक्ट उन्नति है। इसके अलावा शिपिंग सेक्टर के अंदर हमने यहाँ पे 100% एफडीआई यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, तो ताकि
बाहर से हमारा पैसा अच्छे से आए अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो हमने यहाँ पे ना बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे डेफिनेटली आप सागरमाला को तो भूल ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट उन्नति भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका जो मेजर पोर्ट्स के रिगार्डिंग है, तो ये सारे 3-4 अगर आप पॉइंट्स भी अगर आप लिख दोगे ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आई थिंक दैट विल हेल्प। बाकी एडिशनली अगर आप मैरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, उसकी बात करी जा सकती है, जो कि आपको गाइडलाइंस देती है एक तरह से ट्रैफिक सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट मैक्सिमम यहाँ पे लिख के अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। इंपॉर्टेंस देखो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, मैंने जैसा बताया भी कि ये अपने आप में ना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हमारे लिए बन जाता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया यहाँ पर इस सेक्टर को और आगे मेजर बूस्ट दे, जो भी इस तरह की हिंड्रेंसेस आ रही हैं उन हिंड्रेंसेस को रोका जाए, एंड सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं हम उनको और भी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें, ताकि इसका बेनिफिट आपके जो लोग इन्वॉल्व हैं सेक्टर के अंदर उनको भी मिले, एंड आसपास के रीजन्स भी वहां पे अच्छे से डेवलप हो पाए। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमने समझा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 टॉक्स अबाउट एनालाइज हाउ द नेशनल रेल प्लान NRP फॉर इंडिया 2030 intends to modernize and prepare the railway system for future demands by 2030। बेसिकली ये भी थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आपको इस प्लान के बारे में पता है तो आप इसकी बहुत सारी डायमेंशंस यहाँ पे बना सकते हो। ये प्लान के ऊपर ही पूरा यहाँ पे निर्धारित क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो हमारे सामने काफी सारी कमेटीज बनी। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप लोगों ने डॉक्टर ककोडकर कमेटी के बारे में सुना होगा। ये जो कमेटी है ना, ये बात करती थी रेलवे सेफ्टी के बारे में। जैसे रेलवे सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में इस कमेटी ने बोला कि किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं हम उनको एलिमिनेट करें, राइट। प्लस एट द सेम टाइम जैसे आपके कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां से ट्रेन निकलती है पर वहां प्रॉपर फाटक नहीं होता, तो उनको हम यहां पे बनाएं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे करके हम इंश्योर करें कि जितने भी लेवल क्रॉसिंग है उनको हम समय के साथ एलिमिनेट कर दें। ये रेलवे सेफ्टी के साथ लिंक्ड कमेटी थी, ककोडकर कमेटी। उसके अलावा आप लोगों ने विवेक देबरॉय कमेटी कभी सुना होगा। ये कमेटी की जब मैं बात कर रहा हूं ना, यहां मैं रेलवेज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। इन्होंने रेलवेज के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी, है कि नहीं। तो एक्चुअली बहुत सारी कमेटीज बनी है रेलवेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो दरअसल में यहां पर जो एनआरपी बात करता है उसमें इन चीजों का भी कंपोनेंट है, मतलब डायरेक्टली नहीं है पर इनडायरेक्टली कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पर जो मेजर चीज यहां पे फोकस करी गई थी वो ये थी कि किस तरह से हम चाहते हैं टारगेट ईयर 2030 तक हम कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन यहां पे अचीव कर पाए। अंडरस्टूड योर पॉइंट। तो एनवायरनमेंट का यहां पे खास ध्यान रखा गया है कि कंप्लीट या फुल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030, वो एनआरपी 2030 का वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है। एनवायरनमेंट के एंगल को कंसीडर किया गया। प्लस एट द सेम टाइम एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है। वहां पर देखो रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज, वाटरवेज, हम सबका इस्तेमाल होता है। पर रोड्स अपने आप में ना या एयरवेज ऑल्सो अब बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, राइट। तो हमारा ये कोशिश है कि जो फ्रेट होता है, जो आप सामान भेज रहे हो, वहां पर उनके अंदर फ्रेट के अंदर रेलवे का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, मॉडल शेयर इंक्रीज होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 45% का यहां पे टारगेट है, तो वो भी एक चीज है। इसके साथ ही साथ मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक बार डिस्कशन करता हूं कि एक जगह से सामान दूसरी जगह के ऊपर जितनी जल्दी पहुंचेगा ना, तो टाइम तो कम हुआ ही हुआ, टाइम के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो हमारी जो फ्रेट वाली जो है ना, वहां पर हमारी कोशिश ये है कि जो स्पीड है वो यहां पर इनकी इंक्रीज करी जा पाए, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपने टारगेट्स मीट कर पाए। जैसे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो खत्म हो। अच्छा, आप लोगों ने एक और प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। डीएफसी आप लोग जानते होंगे, राइट। डीएफसी के माध्यम से क्या होता है, यहां डीएफसी के माध्यम से कोशिश ये होती है कि लेट्स से अगर मान लो ये रेलवे ट्रैक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर इसी ट्रैक के ऊपर आपकी दो गाड़ियां जा रही हैं, एक है आपकी पैसेंजर गाड़ी और एक है आपकी जो फ्रेट वाली जो माल गाड़ी होती है, तो होता पता क्या है,
प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाती है? आपकी पैसेंजर ट्रेन को। मालगाड़ी को कई बार बहुत जगह पे रोक दिया जाता है। हालांकि इट इज पॉसिबल कि शायद मालगाड़ी को यहां से लेकर यहां तक जाना था एंड बीच में कहीं रुकना ही नहीं था, एक ही फ्लो में जाना था, बट क्योंकि रास्ते पैसेंजर गाड़ी खड़ी हुई है, उसको यहां पे प्रायोरिटी दी जा रही है, तो मालगाड़ी को अक्सर रोक दिया जाता था। उस चक्कर में क्या होता था? टाइम ज्यादा लगता था। टाइम ज्यादा लगना मतलब कॉस्ट ज्यादा लगना। कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, महंगा हो जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, तो वो जो प्रोडक्ट है वो उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। तो डीएफसी के माध्यम से पता क्या होता है, हमने एक अलग से ही यहां पे एक कॉरिडोर बना दिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डेडिकेटेडली वो फ्रेट के लिए काम करेगा, डेडिकेटली वो काम करेगा आपके मालगाड़ी के लिए, तो उसके माध्यम से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये भी यहां पर आपके 2030 तक जो टारगेट्स हैं ना, उनको अचीव करने के अंदर मदद करते हैं। चाहे आपका डीएफसी हो गया, हाई स्पीड, स्पीड जहां पे तेज होनी चाहिए, ठीक है, आपके कॉरिडोर्स, आपका फ्रेट का जो टाइम था उसको रिड्यूस करना, ये सारे आपके कंजेशन को कम करना, स्पीड को अपग्रेड करना, ये सारे आपके टारगेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 2030 पर्टिकुलर इस प्लान के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीजें पता होनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ ना, जो मैं बात कर रहा था रेल सेफ्टी की, तो रेल सेफ्टी का कंपोनेंट किस तरह से है कि आपकी जो लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं हम उनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये डॉक्टर प्रकोटकर कमेटी का ही यहाँ पे एक रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलता है, और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा। उस तैयारी के लिए एक जो पॉइंट जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट यहाँ पे बनता है ना, दैट इज टू प्रिडिक्ट द कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड, या शुड से टू प्रिडिक्ट डिमांड एंड अकॉर्डिंगली बिल्ड द कैपेसिटी। क्या मतलब इस चीज का? देखो कई सारे ऐसे रूट्स हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स या जो आपका फ्रेट है वो वहां से कैरी होता हुआ इंक्रीज होगा फ्यूचर के अंदर। अगर ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें लगता है कि डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो वहां पर हम अपनी कैपेसिटी को कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रांगली इंक्रीज करते सकते हैं, एंड वो हमें यहां पे मदद करेगा। ठीक है, तो बाकी सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जैसे मैंने आपको बताया विवेक देबराय कमेटी जी ने यहाँ पे करी थी, तो ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे बता सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी का आप बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, जो कि आपको ये सारे टारगेट्स अचीव करने के अंदर आपकी मदद करेगी। तो ये प्लान के बारे में जानना जरूरी था, ताकि आप बता पाओ कि किस तरह से ये प्लान क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, एंड कैसे हम इस टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारी प्रिपेयरनेस क्या है। आसान क्वेश्चन है आखिरी वाले ना, इवन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये तो और भी आसान मुझे लगा। एक्चुअल में क्या है ना, यहां पर ना बात करी गई है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइवेटाइजेशन की, कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ने ना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है आपके एविएशन इंडस्ट्री को। अब जब आप ये चीज पढ़ोगे, अब आपके दिमाग में यहां पे दो आवाजें उठनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। एक आवाज तो आपको बताएगी कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से फायदा तो डेफिनेटली हुआ है कुछ कॉन्टेक्स्ट में, बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के वजह से ना कुछ नुकसान भी हमें यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाता है। किस तरह से? जैसे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो आप नोटिस करोगे वहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। द काइंड ऑफ क्वालिटीज, या अपना कभी जाओ किसी, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, बैंगलोर एयरपोर्ट जाओ, आप लोगों को नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत सारी नई नई शॉप्स वहां पे ओपन अप हो चुकी हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मतलब ना लग्जरी आइटम्स वहां पे आपको बहुत अच्छी देखने मिल जाती है, खाने पीने की बहुत सारी आइटम्स हैं। ये दरअसल में प्राइवेट सेक्टर का ही हमें कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, इवन नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया, बट आपके फॉरेनर्स भी इस चीज के साथ बहुत ज्यादा लगाव फील करते हैं जब उनको फील होता है कि नहीं, यहाँ पे एयरपोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, प्लस क्योंकि यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो जो मैं बात कर रहा था ना टर्न अराउंड टाइम की, वो टर्न अराउंड टाइम भी कम हो जाता है। फ्लाइट्स आती हैं, लैंड होती हैं, एंड क्विकली वापस चली जाती हैं। जितना फ्लाइट में ज्यादा टाइम आपके लैंड के ऊपर रहेगी, उतना ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर कंपनी को नुकसान होता है। पर अगर मान लीजिए एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके माध्यम से जो डिलेज होते हैं, कंजेशन होता है, इसको कम किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेफिनेटली बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। बाकी पैसेंजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होता है, अलग अलग तरह की आपको सर्विस मिलती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, अडानी ग्रुप के द्वारा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूं ना, यहां पर एक टर्म है आपका यूज हुआ, दैट इज नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। क्या मीनिंग है इस चीज का? देखो, एक तो है जैसे मान लो आपने दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो 7,000 रुपए की आपकी फ्लाइट है, एक तो वो आप पैसा खर्च करोगे।
इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? कहीं पर खाने पीने की चीजें हो गया, कहीं पर शॉपिंग की चीजें हो गया, कुछ डाइनिंग हो गया, खाना पीना हो गया, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स दे ऐड टू पैसेंजर सेटिस्फेक्शन, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे रेवेन्यू सोर्सेज वहां पे इंक्रीज होते हैं अच्छे खासे। डिमांड एक तरह से जो जनरेट हुई थी उसको यहाँ पर आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो, तो ये भी उस कॉन्टेक्स्ट में मददगार है। बाकी डेफिनेटली ग्लोबल कनेक्टिविटी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारी फ्लाइट्स अब तो जैसे कोची से काफी सारी फ्लाइट बाकी कंट्रीज में जाती हैं, बैंगलोर से जाती हैं, दिल्ली से जाती हैं, मुंबई से जाती हैं। तो दुनिया के अलग अलग कंट्री के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो भी इनके माध्यम से इंप्रूव हुआ है अच्छे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। पर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कह रहा था एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से ये चीजें मदद हुई हैं, पर इसका अपोजिट साइड भी तो ट्रू है। क्या इसकी अपोजिट साइड ट्रू नहीं है? बताओ, सोच के बताओ। बिल्कुल अपोजिट साइड भी तो है, इसका अपोजिट एंगल भी तो है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, जो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव की हम बात करते हैं दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेशन, वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन मोटिव अब और भी ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। आप कभी जाकर देखो इन एयरपोर्ट्स के ऊपर, या आप जो मैं बात कर रहा था डाइनिंग ऑप्शंस की, शॉपिंग की, यहां पर इनकी कॉस्ट आपने नोटिस की है कितनी कितनी महंगी होती है, कि एक चाय ही 200-300 रुपए की होती है, या बाकी और जो आइटम्स होती है बहुत एक्सपेंसिव देखने को मिलती हैं। ये क्यों है? द रीजन इज प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक कंसर्न है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पैसेंजर्स की कॉस्ट बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, उससे नुकसान किसको हो रहा है? आम इंसान को नुकसान हो रहा है। और ये जो ज्यादातर फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, ये बनाई जा रही हैं आपके लग्जरी कंज्यूमर के लिए, एक रिच पर्सन के लिए यहां पे बनाई जा रही हैं। जो आम इंसान है या जो मिडिल क्लास वाला पर्सन है वो तो इन चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो तो बाहर से बस देख ही सकता है, राइट। बाकी साथ साथ अगर मैं बात करूं, जॉब्स में कमी आएंगी इससे, क्योंकि जब भी किसी चीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन आती है हम नोटिस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेशन जब साथ में आया तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने की कोशिश करी जाती है। एंड कॉस्ट को कम करने का तरीका क्या है? एक वन ऑफ द तरीका इज यहां पर जॉब को कट करना। सिमिलरली कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस, मैंने आपको रेगुलेटरी क्लस्टर वाला बात बताई थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर अर्बन रूरल डिवाइड भी हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर का मेजर फोकस उन चीजों पे रहेगा या उन सेक्टर्स के ऊपर रहेगा जहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो कई ऐसे सेक्टर्स जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना ट्रैफिक नहीं होगा, वहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। तो ये सब कंसर्न्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है इस केस के अंदर? देखो इंपॉर्टेंट है हमारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा उड़ान स्कीम का, उड़े देश का आम नागरिक। सरकार की कोशिश है, बिल्कुल सरकार की स्कीम है। तो यहां पर आपके जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड वाले आपके रीजन्स या आपके रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर यहां पर हमारे जो लोग हैं उनकी यहां पे मदद करी जा पाए, ठीक है ना, ताकि वो भी इसका पार्ट बन पाए, ठीक है। आपके पास एयरपोर्ट जो प्राइसिंग अथॉरिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं, उनके माध्यम से हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक कैप लगाई जा पाए उस चीज के रिगार्डिंग, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो पूरा का पूरा एक इंसान का घूमने फिरने का सफर है ये इतना ज्यादा अनअफोर्डेबल बन जाए। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बढ़िया है, क्वालिटी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम कस्टमर्स का भी ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो दोनों साइड्स की बात करते हुए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो और भी इजी था। यहां पूछा गया है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। अब देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको जो मैंडेटरी चीज याद रखनी है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बिना उसको याद किए हुए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर तो नहीं कर पाओगे। और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना, एसडीजी गोल्स याद करने इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर मान लो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आया, आप इनडायरेक्टली ऐसे चीज को अपने आंसर्स के अंदर डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें 2030 तक अचीव करने हैं, एंड उनमें जो गोल्स है ना बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करता हूं गोल नंबर 1 की, नो पॉवर्टी, डेफिनेटली। 2 की बात करें, जीरो हंगर की। 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4 क्वालिटी एजुकेशन। 5 जेंडर इक्वालिटी। ये सारे के सारे गोल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये सारे के सारे 17 जो गोल्स हैं वो अगर याद होंगे ना, तो यू विल फाइंड इट इजी टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए ना मैंने आपके जो आंसर है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट भी किया है। यहां पर आपको ये याद करने होंगे। आपको थोड़ा सा
हल्का हल्का बता देता हूं। जैसे 1 क्या था, नो पॉवर्टी, 2 0 हंगर, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 decent work and economic growth, 9 industry innovation and infrastructure, 10 reduced inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 is our responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace and justice strong institutions, and 17 partnership for the goals. अब मैंने 17 के 17 आपको इसीलिए बताया ताकि आप इन चीजों को ना अपने आंसर में यूटिलाइज कीजिए। अब यहां पर इसने सवाल में क्या पूछा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया के अंदर। अब इनमें से कोई भी उठा लो, आप इनमें से कोई भी उठा लो एंड अकॉर्डिंगली रोल बता दो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहां कहां मदद कर सकती है। जैसे मान लो किसी को डिस्कस करना है एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप एग्जाम्पल दे दो। हंगर के कॉरस्पॉन्डिंग बात करनी है, वहां एग्जाम्पल दे दो। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करनी है, वहां पर एग्जाम्पल दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बात करूं हैदराबाद की मेट्रो रेल है, अब ये बात करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड मैंने जैसा आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे एसडीजी गोल नंबर 9 में देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली उसको अचीव करने के अंदर यहाँ पर हैदराबाद मेट्रो रेल जो प्रोजेक्ट था उसने हमारी यहाँ पे मदद कर दी, राइट। इसके अलावा आपके सामने और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, अगर आपको लेट से अगर आपको यहां पर अगर बात करनी हो विद रिगार्ड्स टू आपके एजुकेशन कॉरस्पॉन्डिंग की, तो वहां पर आप एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बता सकते हो कि पीपीपीस का क्या रोल रहता है, ठीक है। आपके आंध्र प्रदेश के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिस्टम है जहां पर हेल्थ सिस्टम की बात करी जाती है, वहां पर पीपीपी प्रोजेक्ट है एंड वो हेल्थ वाला जो काम होगा वो आपको गुड हेल्थ एंड वेलबींग एसडीजी गोल नंबर 2 को अचीव करने के अंदर आपकी मदद कर देगा। सिमिलरली आपको इस तरह से बाकी और एग्जांपल्स भी इन सभी चीजों में कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एसडीजी नंबर 6 की, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एक एस्पेक्ट हो गया, आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। आपके एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपका जो अक्षय पात्रा फाउंडेशन है वो यहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ था कि एनालाइज द रोल ऑफ पीपीपीस, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पीपीपीस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना आप इसके नेगेटिव इंस्टेंसेस भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है ना। आपको लिमिटेशंस भी इसकी यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ चुकी है। तो आप एक बात नोटिस करो कि जब भी पीपीपी प्रोजेक्ट आते हैं उससे नुकसान क्या होता है। उससे नुकसान यही होता है कि हमें नहीं पता कि फाइनेंशियल रिस्क को कैसे आपस में मैनेज किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज कैसे हैंडल किए जाएंगे, कुछ कल को और रिस्क आ जाए उन रिस्क को कैसे दोनों में बीच में आपस में शेयर किया जाएगा। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो किसी भी एसडीजी गोल का, 17 है, आप में से कोई भी 2-3 एग्जांपल लेके इन सभी रिस्क को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आप पीपीपी प्रोजेक्ट का आप बता पाओगे कि क्या उनका रोल है, कहां पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हो कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं ताकि इन चीजों को मैनेज किया जा पाए। अगर ये सारे एंगल्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से आंसर कर ले जाओगे। इंपॉर्टेंट बात मैंने एसडीजी गोल्स आपको इसीलिए बता दिए ताकि आपको इसको समझने के अंदर कोई दिक्कत ना आए इस क्वेश्चन को भी, प्लस एट द सेम टाइम आपको ये बाकी और आंसर्स की कंक्लूजन बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जहां पर भी आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन नहीं मिल रहा वहां पर आप एसडीजी गोल्स को एज अ कंक्लूजन की तरह मेंशन कर सकते हो। अब देखो ये पिछले 3 दिन के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट समझे, चाहे वो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के ऊपर थे या इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर थे या एग्रीकल्चर कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्कशन किया या इंफ्रास्ट्रक्चर का देखा। तो जो मैंने बातें आपको लेक्चर 1 के अंदर बताई थी ना, मतलब जो 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के आंसर्स के अंदर आपको डेटा प्रोवाइड करना होगा, एग्जाम्पल्स देने होंगे, आपको करंट अफेयर्स से उसको रिलेट करना होगा। अगर आप ये चीजें कर पा रहे हैं ना तो यू विल फाइंड कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस करने के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि लगभग 100 से 110 मार्क्स का पेपर जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर हर साल यूपीएससी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछता ही पूछता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो जनरल स्टडीज पेपर 2 में आते हैं पर उनका जो रिलेशनशिप होता है वो जनरल स्टडीज पेपर 3 के साथ होता है, या कई बार जीएस पेपर 3 के कुछ कंपोनेंट्स का क्वेश्चन वो जीएस पेपर 1 में भी पूछ लेता है। प्लस आपको इंटरव्यू में तो मदद करेगा ही करेगा,
तो इंश्योर यही करना है कि ये जो सारे मैंने आपको टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे, इनको आप बहुत ही होलिस्टिकली कवर कर रहे हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर ना आए। मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस तरह से आंसर कॉपीज आपके साथ जो होती है, बेस्ट कॉपी होती है, उसको आपके साथ शेयर भी करती है। तो मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन क्वेश्चंस को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम आप जब खुद अटेम्प्ट करोगे तो हमारी टीम अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करेगी और बेस्ट कॉपी आपके साथ शेयर भी करेगी। एंड फिर आपके साथ साथ लेक्चर्स अगर देखोगे ना, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि कहां कहां पे आपने गलतियां करी हैं, किस तरह से आप उन गलतियों को इंप्रूव करके अपने आप को और बेहतर कर सकते हो, ताकि जब मेंस का एग्जाम लिखो उसमें आपको कोई भी गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।